नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसका एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित है। इसमें मॉड्यूल जो चल रहा है M1 R4 R5 IT टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क्स। इसमें लेक्चर नंबर हमारा तीसरा है यूनिट 9 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमेनिंग टर्म जो कि था हमारा 3D प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है। 3D जैसे आपको लग ही रहा होगा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको 3D बताया था कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दोनों अगर जहाँ पे तीनों मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। ठीक है, तो 3D के बारे में देखेंगे और 3D के बारे के मॉडल्स को देखेंगे, जानेंगे कि 3D क्या होता है, कितना यूजफुल है, कितना हार्मफुल है। ठीक है, क्यों टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है, क्या क्या इसके यूज हैं। ठीक है, तो देखते हैं 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग is the construction of the three-dimensional object from a CAD model or a digital 3D मॉडल। कहने का मतलब क्या होता है, या तो आपका CAD या फिर आप 3D मॉडल से इसकी जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी? द टीम 3D प्रिंटिंग कैन रेफर टू अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस इन विच मटेरियल इन जॉइंट और सॉलिडिफाइड अंडर कंप्यूटर कंट्रोल टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट with material being added together, such as a liquid molecules or powder grains being fused together typically layer by layer। कहने का मतलब ये है कि अगर 3D प्रिंटिंग आप यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसे मटेरियल्स का ज्वाइन किया जाता है जो कि सॉलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा ज्वाइन किया जाता है? कंप्यूटर्स के द्वारा। ठीक है, जो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक छोटा सा टिफिन बनाना है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें हम लोग खाना ले जाते हैं, लंच। तो हमको लंच पैकेट बनाना है और लंच पैकेट हमको बनाना है, लंच टिफिन बॉक्स हमको बनाना है। और वो जो टिफिन बॉक्स बनेगा वो हमारा कैसा होगा? सॉलिड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि टिफिन के जैसे दिखे। तो क्या होगा? या तो हम बाजार में परचेस करने जाएं, या फिर जो है कंपनी में जाएं जहाँ पे ये बनते हैं, ये किसी तरीके से, या फिर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जिसकी हेल्प से क्या करें हम, जैसे अभी पेपर की फोटोकॉपी कर लेते हैं या कंप्यूटर से अपने पेपर का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसी तरीके से कोई एक ऐसी मशीन हो जिसमें जो है हम अपने उस टिफिन को प्रिंट कर लें, तो कितना अच्छा रहेगा। तो यही इसी तरीके की जो 3D प्रिंटिंग की सोच को लेकर के जो प्रिंट किया गया, वो बनाया गया टेक्नोलॉजी, उसको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा, अभी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई कब, इसकी शुरुआत कब हुई? इन द 1990 3D प्रिंटिंग techniques were considered suitable only for the production of functional or ethics prototypes, and a more appropriate term for it at the time was rapid prototype। कहने का मतलब क्या है कि 1990 के दशक में जो है ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सामने आई, और उससे काम क्या किया जा सकता था? जो एथिक्स प्रोटोटाइप थे, मतलब एथिक्स के जो मॉडल्स थे, प्रोटोटाइप मतलब मॉडल होता है, नमूना होता है हिंदी में आप चाहिए तो, और सांचा होता है कुछ नमूना। काफ़ी अच्छा वर्ड है इसको समझने के लिए। तो प्रोटोटाइप का मतलब जो शुद्ध हिंदी में वर्ड होता है वो नमूना होता है। ठीक है, तो ये जो नमूना होता है उसको प्रिंट करने के लिए जो है ये काम में लाया गया शुरुआत में 1990 के दशक में। लेकिन जैसे जैसे जो है समय के साथ में ये इसकी मांग बढ़ती गई और इसमें काम ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, तो फिर 3D प्रिंटिंग प्रचलन में आने लगा। लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए, और थोड़ा सेफ नहीं है। ये सेफ क्यों नहीं है वो अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, एज as of 2019, the precision, repeatability, and material range of 3D printing has increased of the point that some 3D printing processes are considered uh, viable as an industrial production technology, whereby the term additive manufacturing can be used synonymously विथ 3D प्रिंटिंग। कहने का मतलब है कि 2019 की बात करें तो वहाँ पे प्रिसीजन्स हो गए थे, रिपीटेबिलिटी और मटेरियल की जो रेंज थी वो 3D प्रिंटिंग के साथ में इंक्रीज कर रही थी। मतलब जो भी जिसको भी चाहिए होता था, कुछ भी चाहिए होता था, वो ये सोचता था कि तुरंत मिल जाए। तो तुरंत मिलने पे क्या होता था कि 3D हूबहू वही नमूना चाहिए, हूबहू वही चीज़ चाहिए फोटोकॉपी के टाइप पे। अभी तक तो हम लोग पेपर का फोटोकॉपी ले लेते थे, लेकिन अब हमें किसी प्रोडक्ट का फोटोकॉपी चाहिए 3D में। तब जब इसकी मांग बढ़ने लगी तो तब ये ज़्यादा
प्रचलन में आने लगा और इसमें क्या हो गई, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी। ठीक है, तो ये 3D प्रिंटिंग में बस यही होता था कि आपको हूबहू सामान जैसा था आप उसी तरीके से उसको प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, one of the key advantage of 3D printing is ability to produce very complex shape or to geometries that would be otherwise impossible to construct by hand, including hollow parts of the part is internal truss structure of a reduced weight। कहने का मतलब है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी भी चीज का नमूना बनाना है और हूबहू वैसे ही बने, तो ये हाथों से बनाना तो संभव नहीं है इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथों से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उतना ज़्यादा हूबहू बनाना संभव नहीं है। तो हुआ क्या कि इस चीज़ को बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि आपने नमूना बना दिया, हाथ से अपने नमूना बना दिया, अब हुआ क्या कि नमूना उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही वजन बनेगा, क्योंकि आप 3D में बात करें तो उसके वेट की भी बात होनी है। आप क्या करेंगे, आप सोच रहे हैं कि इस नमूने को बना दें और उस नमूने को आपने बनाया और वो बन गया, बनने के बाद में क्या हुआ, उसका वेट ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पे वेट लूज करने की बात कर रहे थे और क्या हुआ, वेट ज़्यादा हो गया, तो वो संभव नहीं है थोड़ा सा। तो जब ये 3D प्रिंटिंग आ गई तो 3D प्रिंटिंग में जब बात आई वेट लूज की कि जो भी आप 3D मॉडल बनाने जा रहे हैं, मॉडल तो उसी तरीके से बने लेकिन उसका वेट जो है वो लूज हो, तो आपने क्या किया, जहाँ पे लोहा यूज़ कर रहे थे वहाँ पे एल्युमिनियम यूज़ कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रिंटिंग में तो वही मॉडल निकलेगा लेकिन क्या होगा, उसमें लूज हो जाएगा वेट में, तो इसलिए जो है उसके वेट को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन जो उसके इंटरनल पार्ट्स थे वो ज़्यादा अच्छे बने। ठीक है, इसमें मान लीजिए किसी टाइप का सांचा हो, हेलो पार्ट्स है मतलब कि इंक्लूडिंग हेलो पार्ट्स मतलब जो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं जिनको जो है डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए ये बनाए गए। ज्योमेट्रिक शेप में मान लीजिए कुछ बनाना हुआ तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो होता है उसको बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये देख पा रहे होंगे आप लोग बहुत कायदे से। तो ये जो इसका रूल ये जो बना हुआ है फिगर, ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही है। ठीक है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग ऑफ FDM ऑफ द मोस्ट कॉमन 3D प्रिंटिंग प्रोसेस इन US 2018। तो ये दो प्रिंटिंग है, एक FDM है और एक क्या है, फ्यूज्ड डिपॉजिट मॉडलिंग। तो ये दो हैं जो सबसे ज़्यादा यूज हुई है 2018 में, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो और ये फिगर है 3D प्रिंटिंग का, किस तरीके से मॉडल प्रिंट होकर के निकलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑल्दो द mainstream media and many of the industries use two terms, क्या है, इंटरचेंजेबली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM बोलते हैं या बॉर्डर एंड अ मोर ऑल इंक्लूसिव टर्म्स। It is commonly associated with industrial applications like as a fabrication of functional prototype. AM also involve end use applications like as a mass production of component। कहने का मतलब क्या है कि 3D में अगर हम बात करें तो ये इंटरचेंजेबली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है और इसमें ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके एप्लीकेशंस के लिए, मतलब उनमें जो इंडस्ट्रीज में जो भी कुछ डेवलपमेंट होता है आपका वो भी 3D में, तो वो जो है मशीन में इसके एप्लीकेशन 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशंस को डाल करके जो है इसके प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेटल 3D प्रिंटिंग में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंट्रोडक्शन टू मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। मेटल 3D प्रिंटिंग आउटलाइन एज अ नंबर ऑफ key technologies used to process metal part of provides a look at the current state of the industry। तो वही हमने बताया कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेटल 3D प्रिंटिंग आउटलाइन, तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है अभी तक की बात करें तो वो जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज हो रही हैं और अभी नॉर्मल लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना तो नॉर्मल लोगों के यूज़ के लिए ये अभी बना हुआ है क्योंकि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी महंगी होती है और जो मशीन भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, क्या क्या होता है ये देख लीजिए। बैकग्राउंड ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। मेटल पाउडर्स, द रॉ मटेरियल्स। सेकेंडरी फिनिशिंग प्रोसेस। प्रॉपर्टीज एंड स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेशन फॉर AM टेक्नोलॉजीज। डिजाइन एडवांटेज फॉर मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ग्रोथ एरियाज एंड मार्केट पोटेंशियल। तो ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल होंगी तब आप 3D प्रिंटिंग पे काम कर पाओगे। ठीक है,
मान लीजिए कि अभी आप कुछ कह रहे हैं और मेटल पाउडर्स है ही नहीं, कुछ चीज को बनाना है मेटल से और मेटल पाउडर ही नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही नहीं है एम टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या प्रिंट कर पाएंगे, नहीं। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या ये मार्केट में इसकी पोटेंशियल है, ये ग्रो करने की क्षमता रखती है, अगर नहीं है तो आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिख रहे हैं बुलेट पॉइंट में, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये कड़ी है जो दूसरे से जुड़ के जो है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ 3D प्रिंटिंग देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल 3D प्रिंटिंग encompasses many forms of technologies and materials, as 3D printing is being used in almost all industries you could think of. It's important to see it as a cluster to diverse industries with a variety of different applications. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 3D प्रिंटिंग जो होती है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के साथ में जो 3D प्रिंटिंग का काम होता है, और ये ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अगर आप अगर सोचें कि इसके क्लस्टर से या ड्राइव से इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ में, तो वो सारी चीज़ें नीचे गिवन हुई है। क्या होता है कि पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईवेयर, फुटवेयर, डिजाइन, फर्नीचर, तो ये सारी चीज़ें 3D में बनाई जा सकती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, प्रोटोटाइप्स, फंक्शनल एंड यूजर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाए जा सकते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स, दांत टूट गया है तो नकली दांत बनाना है तो वहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स, उसके बाद में आर्किटेक्चर, स्केल मॉडल्स एंड मैक्यूश, मतलब ये मैक्यूश मतलब होता है मकबरा बनाना, या फिर मान लीजिए किसी का घर बनाना है या कुछ भी है तो कुछ ऐसी डिजाइन, नई डिजाइन जो 3D प्रिंटिंग से बन सकती है वो, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन फुल्स, उसके बाद रेप्लिकेशन एशियंट आर्टफैक्ट्स, इसमें ये मान के चले कि रेप्लिकेशन मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पुराना कोई भी आकृति बनी थी घर की या फिर किसी बिल्डिंग की या कुछ भी, तो वो खराब हो गया, लेकिन उसकी क्या है पेंटिंग आपके पास में, उसकी फोटो आपके पास में, तो आप सेम हूबहू उसकी आकृति 3D प्रिंटिंग से मटेरियल यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एविडेंस ऑफ फॉरेंसिक पैथोलॉजी, उसके बाद मूवी प्रॉप्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी पॉइंट्स में हमने लिख के दिए ये सारी 3D टेक्नोलॉजी से संभव है, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पे हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, तो ये आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये कितना टफ स्ट्रक्चर है। अगर किसी से कह दिया जाए कि भैया ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है आप हमें बना के दे दीजिए, किसी मेटल का या प्लास्टिक का या जो भी फाइबर का चाहते हैं, तो वो शायद एक ह्यूमन बीइंग जो वर्क करता है 3D का हाथ से, तो वो इस स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा सा घबराएगा, कहेगा कि मान लीजिए कि हूबहू ना बन पाया तो। लेकिन अगर ये आप 3D प्रिंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप जैसे ये फोटो देख रहे हैं, अगर इसी तरीके से जो है हम 3D प्रिंटिंग इससे प्रिंटर इससे अटैच होगा और वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होगा, जैसे हम इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये हूबहू मॉडल तैयार होकर के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल डिजाइन है, किसी भी तरीके की डिजाइन जो 3D प्रिंटिंग से आप प्रिंट कर सकते हो हूबहू, में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जितना भी टफ होता है, जितना भी इजी होता है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी होता है आप इससे कर सकते हो। तो पहले तो हो गया फ्लेक्सिबल डिजाइन का मतलब यही होता है कि अगर आप चाहते हो जिस तरीके की उस तरीके की डिजाइन आप इससे प्रिंट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, रैपिड प्रोटोटाइप, जल्दी से जल्दी जो है किसी चीज़ का ढांचा तैयार कर देना, ठीक है। तो ये होता है 3D प्रिंटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट विद इन आवर्स विच स्पीड अप द प्रोटोटाइप प्रोसेस, दिस अलाउज टू ईच स्टेट टू कंप्लीट फास्टर। मतलब कहते हैं किसी भी चीज़ का प्रोटोटाइप, किसी भी चीज़ का ढांचा तैयार करना कुछ ही घंटों में, तो ये क्या करता है कि ये प्रोटोटाइप की प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और बहुत ही फास्ट काम करता है। प्रिंटिंग टू डायमंड, तो प्रिंट ऑन डिमांड, तो कहने का मतलब क्या है कि ये अगर मान लीजिए आपके पास डिमांड है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इसको जो है काम कर सकते हैं इस पर और उसके नीड के हिसाब से आप उसको दे सकते हो। लिखा प्रिंट ऑन डिमांड अनदर एडवांटेज इट डजंट नीड टू अ लॉट ऑफ स्पेस टू स्टॉक इन्वेंट्री,
कहने का मतलब क्या है कि आप अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे, जैसे आपके पास पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड आई, आपने उसको मान लीजिए 100 पीस उसने कहा किसी भी चीज़ का प्रिंट करने के लिए, तो आपने उसको क्या किया, 100 पीस प्रिंट करके तुरंत दे दिया। उसके बाद में फिर आप रेस्ट पोजीशन में हो गए कि चलिए अभी काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें होता है, इससे पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा दिन तक आपकी सेफ रहती है, मतलब कि उसमें मशीन नहीं खराब होती या फिर ऐसा कुछ है। तो आप अगर डिमांड ऑन प्रिंटिंग है तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अनलाइक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और ये मतलब कि कोलों के बैल की तरह की चीज़ में काम नहीं करना पड़ता है कि मतलब जुटे रहो उसमें काम करते रहो। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। द सर्फ स्पेस एंड कॉस्ट आर देयर, नो नीड टू प्रिंट अ बल्क अनलेस रिक्वायर्ड। वही कहने का मतलब कि आपको जो है बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करके रखने की जरूरत नहीं होती। जब किसी को जरूरत हुई तो उसने जो है आपको ऑर्डर दिया और आपने उस चीज़ तैयार कर ली। हाँ, 2-4 पीस आगे पीछे ज़्यादा हो, आगे पीछे बना सकते हैं, मतलब 2 चीज़ 4 पीस किसी भी चीज़ का एडवांस बना के रख सकते हैं, लेकिन तब जब उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो, कॉस्ट में मार्जिन ज़्यादा ना हो, ठीक है, नहीं तो आप अपना लॉस क्यों करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट पार्ट्स, ये देख रहे हैं, ये आप इससे क्या 3D प्रिंटिंग से क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो है पार्ट मैन्युफैक्चर करना है तो आप उसको जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हल्का बना सकते हैं। इसके बारे में अभी हमने पहले ही बात की। द मेन 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स यूज्ड आर प्लास्टिक, ऑल्दो सम मेटल्स कैन यूज फॉर 3D प्रिंटिंग। कुछ प्लास्टिक तो यूज होती है और कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स का यूज़ किया जाता है जो कि 3D प्रिंटिंग में काम आते हैं। हाउएवर प्लास्टिक ऑफ एडवांटेज एज दे आर लाइटर देन देयर मेटल इक्विवेलेंट्स। कहने का मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक जो है दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनके अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, और जो मॉडल वो प्रोटोटाइप तैयार करके देती है और प्रिंटिंग के माध्यम से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो चाहे लोहे का हो या फिर जो उसका हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और आगे देख लेते हैं। फास्ट फास्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है कि आप इसके जरिए जो है काफ़ी ज़्यादा किसी भी डिज़ाइन को एकदम बहुत फास्ट, बहुत ही तेज़ी से जो है ग्रो करा सकते हो। कुछ ही घंटों में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मॉडल तैयार करके दे सकते हो। देखते हैं क्या लिखा है। 3D प्रिंटिंग कैन बी प्रिंट ऑब्जेक्ट विद इन आवर्स विच इज मच फास्टर द मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। ठीक, मशीन पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी मशीन के पार्ट्स को जो है जल्दी बना सकते हो। मिनिमाइजिंग वेस्ट, आप जो किसी भी चीज़ के वेस्ट को कम से कम कर सकते हो। द प्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स ओनली रिक्वायर द मटेरियल्स नीडेड फॉर द पार्ट्स इटसेल्फ विद लिटिल और नो वेस्टेज विद द कंपेयर्ड ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड विच आर कट फॉर द लार्ज चंक ऑफ नॉन रिलायबल मटेरियल्स। कहने का मतलब क्या है कि आप केवल उतने ही चीज़ का यूज़ करोगे, उतने मटेरियल्स का यूज़ करोगे जितना कि ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ बना के रख दिया और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, और यूज होने के बाद में क्या हो रहा है कि फिर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है, ये जो आपके बर्डन जो पैसा होता है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करता है, और आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि आपके जो पैसा कम से कम खर्च हो। इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट कैन आल्सो बी रिड्यूस कॉस्ट ऑन अ मटेरियल्स एज इट ओनली द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पार्ट इटसेल्फ विद लिटिल और नो वेस्टेज। कहने का मतलब क्या है कि ये है कि आपने जिसको भी बनाना है, जिस भी प्रोडक्ट को बनाना है, आपने एक बार जो है किया उसको, और एक की बार की लागत में वो मटेरियल तैयार हो गया। ठीक है, और मटेरियल तैयार होने के बाद में आपने उसको जो है तुरंत बना के रख दिया, दूसरा कोई वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, एज ऑफ एक्सेस मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो ये लिखा 3D प्रिंटिंग आर बिकमिंग मोर और मोर एक्सेसिबल विद अ मोर लोकल सर्विसेज प्रोवाइड ऑफरिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क। ठीक है, दिस सेव टाइम एंड डोंट रिक्वायर एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कंपेयर टू द मोर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोड्यूस्ड अब्रॉड इन द कंट्री सच एज चाइना। कहने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी बहुत ही ईजी होता है एक्सेस करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कम कर देता है, टाइम की बचत करता है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। और पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहीं विदेश में ही बनता है तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। या आपको मान लीजिए अगर 3D प्रिंटर आपके पास में है तो आप वो हूबहू वही चीज़ जो है बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, एडवांस हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा ये यूज होता है। 3D प्रिंटिंग इज बीइंग यूज्ड इन मटेरियल सेक्टर टू हेल्प सेव लाइफ एंड प्रिंटिंग ऑर्गन्स द ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, किडनी एंड हार्ट। तो ये एक ऐसी मशीन है जिससे आदमी के लिए इंसानों की किडनी
लीवर और दिल तक बनाया जा सकता है वो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से, और वो काम भी करते हैं कि लोग कई साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, अब इसके जो है 3D प्रिंटिंग के एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है। लिमिटेड मटेरियल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो प्रिंटर्स में यूज होती हैं, 3D प्रिंटिंग में जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनका सिलेक्शन करना और उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड बिल्ड साइज, 3D printing is currently smart parts chambers which is restricted size for the parts of can be printed। तो छोटे साइज के लिए बनाया गया, बहुत बड़े साइज के लिए नहीं बनाया गया। एनीथिंग बिगर will need to printed the separate parts and join together after production, it require more time and effort। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज़ बनानी है तो आपको उसके छोटे छोटे पार्ट को बनाना पड़ेगा, बाद में असेंबल करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा समय भी लगता है, ज़्यादा खर्चा भी लगता है। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट post processing, although a large part are required to post processing and the mentioned above, the most 3D printing parts need for the some cleaning up, move, remove support materials from the build and smooth and the surface and the achieve in requirements। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट बना दिया, और तो प्रोडक्ट बनाने के बाद में आपने क्या किया, उस छोटे छोटे पार्ट से वो बड़ा प्रोडक्ट बनाया, उसको असेंबल किया, असेंबल करने के बाद में उसको देखना पड़ता है, उसकी पूरी जांच करनी पड़ती है कि ये जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ है क्या यूज़फुल है, क्या टिकाऊ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, अगर वो फाइनली सबमिट कंप्लीट होता है तभी आप उसको यूज़ करते हो, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड used in including water jetting, sending and chemical shock and reason air to heat tank assembling and others। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको जो है इसका केमिकल चेकिंग करना पड़ता है, लिनस करना, हीट ड्राई करना, ये सारी चीज़ें मतलब कि एक तरीके से सोच लीजिए कि अल्ट्रा बनी हुई मशीन का अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है कि अगर कोई भी तरीके की बीमारी है तो वो दिख जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम करना पड़ता है। ठीक है, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, रिडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्या होता है, 3D टेक्नोलॉजी है पोटेंशियल रिडक्शन इन ह्यूमन लेबर सिंस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन ऑटोमेटेड एंड डन बाय प्रिंटर्स। कहने का मतलब क्या है कि ये इंसानों के वर्क को जो है कम कर दे रही है, मशीन जब से आ गई है। आदमी कम काम करता है, मशीन ज़्यादा काम करती है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इंसानों को काम कम मिल रहा है। डिजाइन इन एक्यूरेसीज, कभी कभी ऐसा होता है फाइनल पार्ट्स में भी डिफाइन फ्रॉम द ओरिजिनल डिजाइन टू लोअर टॉलरेंस सम प्रिंटर्स। कभी कभी ऐसा होता है प्रिंटर्स में कुछ खराबी आ जाती है, तो जो ओरिजिनल पार्ट का आपको प्रिंट करना था, प्रिंटर तो वही प्रोडक्ट तो बनाता है तो वही, लेकिन क्या है, बहुत मैन्यूर्स है जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो क्या होता है कि फिर दिक्कत हो जाती है। दिस इज कैन बी फिक्स द प्रोसेसिंग बट इट मस्ट कंसीडर इट वाज द फर्दर इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि वो जो आपका पार्ट तैयार हुआ किसी मशीन का, तो आपने क्या किया कि उसको सोच रहे थे कि सही अच्छा बन गया, लेकिन हुआ क्या कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हूबहू वही पार्ट बना हो, तो आपको फिर से जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और प्रोडक्शन भी दोबारा करना पड़ता है, तो इससे लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा। कॉपीराइट इशूज़ क्या होता है, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फ्रॉम पीपल टू क्रिएट अ फेक क्वान्टिफाइड प्रोडक्ट्स एंड इट विल बी मोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया हो वही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे ने बना लिया, तो क्या होता है कि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद में रोबोटिक्स प्रोसेस है। रोबोटिक्स प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि रोबोटिक्स प्रोसेस क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे रोबोटिक्स प्रोसेस। तो हम लोग इसमें रोबोटिक्स प्रोसेस के बारे में देखें। रोबोटिक्स प्रोसेस, पीआरएस को आरपीए बोलते हैं इसको। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, अलाउस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑटोमेटिक टास्क जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग व्हाइल डूइंग देम एक्सेस एप्लीकेशन एंड सिस्टम। कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के तहत कि जिस तरीके से आदमी किसी भी चीज़ को टास्क को सोच समझ के उसको परफॉर्म कर देता है, उसी तरीके से क्या होता है कि ये रोबोटिक्स प्रोसेस सिस्टम जो होता है ये एप्लीकेशन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से जो है उस प्रोसेस को करने में सक्षम होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आरपीए इज ट्रांसफर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन फ्रॉम ह्यूमन टू बोट्स। कहने का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से ये प्रोसेस होती है आरपीए की, ये ट्रांसफ़र कर देता है किसी प्रोसेस को कहाँ, जिस तरीके से ह्यूमन किसी बोर्ड पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है, उसी तरीके से ये भी रोबोटिक्स ऑटोमेशन इंटरेक्ट विथ द एग्जिस्टिंग आईटी आर्किटेक्चर विल नो कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। और कहने का मतलब क्या है कि जो आरपीए है, इसके लिए जो है आपको किसी आईटी आर्किटेक्चर और किसी बड़े कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती। आरपीए कैन बी यूज टू ऑटोमेटिक वर्कफ्लो,
आरपीए क्या करता है कि ऑटोमेटिक वर्कफ्लो को यूज कर लेता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैक ऑफिस प्रोसेस वाइल आर लेबर इंसेंटिव। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आरपीए जो है हर चीज, जैसे ऑफिस में बैक ऑफिस में काम करना, भी हमने थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था या उसमें होटल का एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे जिस तरीके से काम करते हैं तो वहाँ पे जो है ये आरपीए ही यूज होता है। दीज सॉफ्टवेयर बोट्स कैन इंटरेक्टिव विद at in-house applications, website, user portal, etc. And the RPA is a software program which run an एंड यूजर्स पीसी, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आरपीए को एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे आपके सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल की डिवाइस पे जो है बैकएंड में रन हुआ करते हैं। इट इज अ सीक्वेंस टू कमांड विच आर एग्जीक्यूटेड बाय बोट्स अंडर द सम डिफाइंड सेट ऑफ बिजनेस रूल्स। और ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपके डिवाइस पे रन हो रहे होते हैं, ये किसी न किसी कमांड्स के सीक्वेंस के तहत जो है एग्जीक्यूट होते हैं, और जिसके तहत जो है आपके जो रोबोट्स होते हैं या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन होते हैं वो उसी कमांड के थ्रू ही वर्क करते रहते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके आरपीए के। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है। आरपीए प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन विद एबिलिटी टू रिड्यूस स्टाफिंग कॉस्ट एंड ह्यूमन एरर। ये क्या करता है, इंसानों से होने वाली गलतियों को कम करता है, ऑफिस के स्टाफ को कम करता है। ठीक है, और काम में काफ़ी ज़्यादा एबल होता है, सक्षम होता है। बोट्स आर टिपिकली लो कॉस्ट एंड इजी टू इम्प्लीमेंटेड। और इसको जो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है और काफ़ी कम पैसे लगते हैं। रिक्वायरिंग नो कस्टम सॉफ्टवेयर और डीप सिस्टम इंटीग्रेशन। बहुत बड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती और बहुत बड़े सिस्टम इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट्स थे। तो आज तक हम लोगों ने यही देखा, आरपीए के बारे में हमने पढ़ा। तो ये एक नया टॉपिक था, और ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम वेट करेंगे आप लोगों के कमेंट्स का, और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बाय, जय हिंद, ख्याल रखिए।